फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को। बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मौर्या एफटी क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, TDS के एक वीडियो सीरीज़ में एक नई वीडियो मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी कि यदि आप भी अपने मकान को, अपने ज़मीन को, या फिर आपके पास कोई मशीनरी से बड़ी मशीनरी या प्लांट है और या फिर फर्नीचर और फिक्चर्स के आइटम्स हैं जिसको कि आप किराए पे चला रहे हैं काफ़ी समय से, या फिर आप किराए पे देने की इच्छा रखते हैं, तो आपको भी गवर्नमेंट के टैक्स प्रोविजंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपने इस टैक्स पे जो TDS है उस पर आपको छूट मिल सके और आप इसको अपने टैक्स को बचा सकें। सो दोस्तों, ये वीडियो आपकी मदद करेगी कि यदि आपको रेंटल इनकम हो रहा है इन सारे एसेट से तो आपका कितना TDS कटेगा, और TDS यदि कट जाता है तो आपको आगे क्या करना है, ये वीडियो आपको मदद करेगा। सो दोस्तों, और ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि यदि आपको साल भर में यदि आपको रेंटल इनकम होती है तो उस पर TDS नहीं कटेगा, वो इनकम भी मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सेक्शन 194I को कवर करने वाला हूं, जो कि हमें रेंटल इनकम पे जो TDS कटता है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी ये देता है। तो दोस्तों, हम रेंटल इनकम पे जो TDS कटता है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो नेचर ऑफ इनकम है, मैं अपने हर एक TDS के वीडियो में मैं हमेशा नेचर ऑफ इनकम को फोकस करता हूं। तो इसमें जो हमारा इनकम हो रहा है वो रेंट के फॉर्म में हो रहा है। अब रेंट हमें कैसे मिलेगा, तो रेंट लीज के थ्रू मिल सकता है हमें, या फिर सब लीज के थ्रू मिल सकता है। जैसे कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी लैंड हमने लीज पे ले रखा है, फिर उसको हम दूसरे किसी पार्टी को सब लीज पे दे रहे हैं, या टेनेंसी एग्रीमेंट के थ्रू भी हमें रेंट मिल सकता है, या फिर कोई एनी अदर अरेंजमेंट्स है उसके थ्रू हमें रेंट मिलता है। तो रेंट जो है हमें इन चारों वेज से हमें रेंट मिलता है। अब ये रेंट कैसे हमें मिलेगा, तो फॉर द यूज ऑफ लैंड, बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी एंड प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, विच मीन्स कि ये जो सारे एसेट्स हैं, यदि हम इसको किसी भी पर्सन को या किसी भी कंपनी को यूज़ करने के लिए देते हैं अंडर लीज एग्रीमेंट, अंडर सब लीज एग्रीमेंट, अंडर टेनेंसी एग्रीमेंट, या फिर कोई अदर अरेंजमेंट में हम यूज़ करने के लिए देते हैं इस सारे एसेट्स को, और इसको यूज़ करने के बदले हमें जो रेंटल इनकम मिलता है उस पर कितना TDS कटता है उसको हम अभी समझेंगे। सो दोस्तों, नेचर ऑफ इनकम आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि TDS में देखिए दो पार्टियां हमेशा इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है पेयर या डिडक्टर और दूसरा होता है पेई या डिडक्टी। तो इसमें भी सेक्शन 194I में भी दो पार्टियां हैं, पहला है पेयर और डिडक्टर। तो पेयर कोई डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है, ठीक है, और डोमेस्टिक कंपनी यदि कोई भी रेंट का पेमेंट यदि करती है इन सारे एसेट्स को यूज करने के द्वारा, तो उसको TDS अंडर सेक्शन 194I में डिडक्ट करना पड़ता है। यदि इंडिविजुअल और HUF यदि कोई पर्सन है जो कि पेयर और डिडक्टर के रूप में है, और वो इंडिविजुअल HUF आपका कोई भी एसेट्स इसमें से यूज कर रहा है, किराए पे ले रखा है, तो इसके लिए कंडीशन है कि ऐसा इंडिविजुअल HUF कब TDS काट सकता है। तो ऐसा इंडिविजुअल HUF यदि कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है या बिजनेस कर रहा है और उसका लास्ट ईयर में टर्नओवर या सेल्स 1 करोड़ के ऊपर है, तो ये इंडिविजुअल या HUF TDS काट सकता है रेंटल इनकम पे। और यदि कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व है और प्रोफेशनल यदि है, तो यदि किसी ने कोई प्रोफेशनल से यदि क्या बोलते हैं कि आपकी बिल्डिंग किराए पे ले रखी है या आपका ज़मीन, ये सारे एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी TDS तभी काटेगा जब उसका ग्रॉस रिसीट्स लास्ट ईयर में 50 लाख के ऊपर होगा। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल HUF, डोमेस्टिक कंपनी, ये दो पार्टियां हैं जो कि TDS काटती हैं रेंटल इनकम पे। अब यहाँ पे लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, देखिए रेंट का पेमेंट यदि आपको 21-22 में फॉर एग्जांपल यदि किया जा रहा है, यदि डोमेस्टिक कंपनी या इंडिविजुअल HUF आपको 21-22 में यदि रेंट का पेमेंट कर रही है, तो ये लास्ट ईयर यानी 20-21 में इनका ये जो बिजनेस से जो सेल्स या टर्नओवर हो रहा है वो देखा जाएगा, 20-21 में देखा जाएगा। वैसे प्रोफेशनल्स का भी ग्रॉस रिसीट्स
2021 में देखा जाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ के ऊपर यदि होता है तो कंसीडर किया जाएगा, 50 लाख के ऊपर है तो कंसीडर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें पेई और डिडक्टी कौन हो सकता है। तो कोई भी रेजिडेंट पर्सन हो सकता है। रेजिडेंट पर्सन में इंडिविजुअल, HUF या फिर कोई कंपनी हो सकती है जो कि इन सारे एसेट्स को किराए पे दे रखी है। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सारे एसेट्स को किराए पे दे रखी है, तो उसको उससे रेंटल इनकम होता है। तो दोस्तों कोई भी रेजिडेंट पर्सन पेई या डिडक्टी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट बिजनेस ट्रस्ट बीइंग REIT। REIT का मतलब होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होता है वो एक बिजनेस ट्रस्ट की तरह काम करता है। इनका काम होता है कि ये खुद ही कॉमर्शियल बिल्डिंग या खुद ही लैंड अपना ओन करते हैं और उसका मालिकाना हक इनके पास होता है। यदि REIT यदि किसी भी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल HUF को यदि ये लैंड या बिल्डिंग किराए पे देती है किसी भी काम करने के लिए, तो उस केस में इनको जो रेंटल इनकम होता है उस पर कोई भी TDS ये लोग नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इनको जो भी रेंटल इनकम होगा उस पर कोई भी TDS अंडर सेक्शन 194I में नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टाइम ऑफ डिडक्शन। रेंटल इनकम जो आपको पेमेंट किया जाएगा तो उस पर TDS कब कटेगा। तो सारे लगभग जो भी TDS की मेरी वीडियो है उसमें टाइम ऑफ डिडक्शंस देखिएगा, यही पैरामीटर होता है। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट टू द अकाउंट ऑफ द पेई, यानी कि जो पेई है हमारा इंडिविजुअल रेजिडेंट पर्सन जो पेई है उसके अकाउंट में जब रेंट क्रेडिट होगा, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैश, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट बाय कैश, या फिर चेक या DD और एनी अदर मोड, जब भी रेंट का पेमेंट किया जाएगा चाहे कैश में हो चाहे चेक में हो या DD के थ्रू किया जाएगा, तो इन दोनों डेट में जो सबसे पहले जो डेट आएगा वो हमारा टाइम ऑफ डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे आपको TDS डिडक्ट करना है सेक्शन 194I में। इसके बाद इसमें ध्यान देने की जरूरत है, कई बार बुक्स क्लोजिंग करते समय या 31 मार्च में क्या होता है कि रेंट का पेमेंट कैश में नहीं हो पाता है, चेक भी इशू होता है तो अप्रैल महीने में कोई डेट दे दी जाती है, DD का भी डेट कोई अप्रैल महीने में कोई डेट दे दी जाती है, तो उस केस में जो रेंट होता है वो क्रेडिट कर दिया जाता है पेयर के अकाउंट में। तो होता क्या है, अब वो पेयर जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रेंट क्रेडिट करता है, या तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करेगा या तो कोई अदर अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो यदि कोई सस्पेंस अकाउंट या एनी अदर अकाउंट में यदि रेंट को क्रेडिट करता है तो उसको हमेशा ये माना जाता है सेक्शन 194I में कि इट इज डीम टू बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ पेई, यानी कि पेई के अकाउंट में वो रेंट क्रेडिट हो चुका है और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि TDS डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि रेट ऑफ TDS क्या होगा, तो सेक्शन 194I में TDS का जो रेट होगा वो डिपेंड करता है कि आपके नेचर ऑफ एसेट्स क्या है। तो यदि आपने प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट को यदि आप किराए पे दे रखे हैं तो उस केस में जो भी इसका रेंट का पेमेंट आपको मिलेगा उस पर 2% का TDS आपका कट जाएगा, 2% का TDS जमा हो जाएगा। सिमिलरली यदि आपने कोई लैंड दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है, या कोई फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी है, या फर्नीचर फिटिंग यदि किराए पे दे रखे हैं, उससे होने वाले रेंट पे जो TDS कटेगा आपका 10% के रेट से TDS कट जाएगा। अब दोस्तों हम ये आते हैं कि अब आपको साल भर में कितना रेंटल इनकम आपका होगा कि उस पर कोई भी TDS नहीं कटने वाला है। तो यदि साल भर में आपको 2,40,000 यदि आपका रेंटल इनकम आपको मिलता है, कोई भी पर्सन आपको 2,40,000 तक साल भर में चाहे सिंगल पेमेंट करे या मल्टीपल पेमेंट करे, यदि एग्रीगेट पेमेंट भी 2,40,000 तक है साल भर में, तो कोई भी TDS नहीं कटेगा उस इनकम के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि ये जो रेंटल इनकम होता है, एक जो पेई या डिडक्टी है वो अपने किस सोर्सेस में उसको शो करेगा। तो रेंटल इनकम हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में शो किया जाता है। यदि आप प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट को किराए पे दे करके यदि कोई रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं, या तो कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है, फर्नीचर फिटिंग है, ठीक है, उसको दे करके यदि आप रेंट कमा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। और यदि आप कोई जमीन या फिर कोई बिल्डिंग आप किराए पे दे रखे हैं तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आप उस इनकम को शो करेंगे। लेकिन आपका ये बिजनेस जो है किराए पे देने वाला नहीं होना चाहिए, तभी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो दिखेगा। नहीं तो यदि आपका बिजनेस ही यही है कि आप जो है किराए पे जो है दे रहे हैं, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट या लैंड
इसी पर्पस के लिए खरीदा कि किराए पे देंगे, तो फिर उस केस में वो बिजनेस का एक पार्ट हो जाता है, तो बिजनेस और प्रोफेशंस में उस इनकम को शो किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से सेक्शन 194I में आप अपने रेंटल इनकम पे जो टीडीएस कट रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको मिल गई। अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जो रेंटल इनकम पे जो टीडीएस होता है, हम सभी जानते हैं कि रेंटल इनकम का टीडीएस फॉर्म 26AS में दिखता है। आप वहां से अपने टीडीएस रेंटल इनकम के टीडीएस की जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। और जब आप अपना इनकम रेंटल इनकम को जब आप शो करेंगे अंडर डिफरेंट हेड्स में, तो आपको वो जो टीडीएस कटा है उस पर आपको रिफंड मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। यदि टैक्स लायबिलिटी आपकी 0 आएगी तो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा टीडीएस का, और यदि टैक्स लायबिलिटी आपकी कम आ रही है तो जो नेट अमाउंट होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा। सो इन 4 केसेस में सेक्शन 194I एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला केस है कि कूलिंग चार्जेस पेड बाय कस्टमर टू कोल्ड स्टोरेज ओनर्स। कस्टमर कौन हो सकता है? अब कोई भी पर्सन है जो कि कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कर रहा है या कोई दूध का बिजनेस कर रहा है, जैसे कि लेट्स से दैट कि अमूल का है, अमूल जो है अमूल के पास अपना कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे कस्टमर कोल्ड स्टोरेज ओनर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बिल्डिंग इसलिए बनाते हैं, उसमें प्लांट लगाते हैं, मशीनरीज लगाते हैं कि ताकि वो कोल्ड स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। तो ये लोग कस्टमर्स क्या करते हैं, इनसे कोल्ड स्टोरेज की ही सर्विसेज केवल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पेमेंट ये कस्टमर इन कोल्ड स्टोरेज ओनर्स को करते हैं फॉर द यूज ऑफ देयर कोल्ड स्टोरेज प्लांट एंड कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग में, तो उस केस में सेक्शन 194I के तहत टीडीएस नहीं कटेगा, बल्कि वो सेक्शन 194C में उनको टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। सो दोस्तों पहला केस में ये सेक्शन 194I एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा है पैसेंजर सर्विसेज पेड बाय एन एयरलाइन कंपनी टू एन एयरपोर्ट ऑपरेटर। एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है इंडिया की, जो कि जितने भी एयरपोर्ट हैं हमारे इंडिया में उसको वही पूरी मेंटेन करती है, उसी की लैंड होती है, और सारी जितनी भी बिल्डिंग्स वहाँ बनती हैं सब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की होती हैं। तो एयरलाइंस कंपनियाँ क्या करती हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में एग्रीमेंट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। वो जितनी भी क्या बोलते हैं कि एयरपोर्ट को लैंड करना, टेक ऑफ करना, वो सारी चीज़ें जो सर्विसेज होती हैं वो एयरपोर्ट ऑपरेटर उनको प्रोवाइड कराता है। तो एयरलाइंस कंपनियां क्या करती हैं कि उनको एयरपोर्ट ऑपरेटर को पेमेंट करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एयरलाइंस कंपनियां पेमेंट करती हैं वो बेसिकली अपने पैसेंजर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और वो सर्विसेज एयरपोर्ट ऑपरेटर के माध्यम से ही प्रोवाइड होता है एक्चुअली में। तो जो भी फीस पेड किया जाता है वो सेक्शन 194I में उसका टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया जाता है। तो ये एयरपोर्ट ऑपरेटर क्या है कि जब भी कोई पेमेंट एयरलाइन कंपनी से लेगा तो एयरलाइन कंपनी टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगी, ठीक है। अब जीएसटी कंपोनेंट ऑन रेंटल इनकम। अब थर्ड में ये है कि यदि कोई भी रेंटल इनकम आपको होता है, और अब तो क्या हो गया कि रेंटल इनकम जो कॉमर्शियल बिल्डिंग की है या फिर कोई क्या बोलते हैं कि प्लांट मशीनरी या फर्नीचर एंड फिक्चर्स, अब इसमें जीएसटी को भी जीएसटी के दायरे में इसे ला दिया गया है। तो जब भी कोई भी ओनर जो इन सारे एसेट्स का ओनर है वो किराए पे दे रखा है, तो जब भी वो बिल अपना काटेगा, इनवाइस काटेगा, तो उसमें जीएसटी लगा करके काटेगा। तो जो पर्सन जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है, जो रेंटल इनकम पे प्रॉपर्टी ले रखा है, वो क्या करेगा, टीडीएस केवल रेंटल इनकम पे ही काटेगा। जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस वो नहीं काट सकता है। अंडर सेक्शन 194I में जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा। लास्ट है लमसम लीज पेमेंट प्रीमियम और वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस। इस केस में भी सेक्शन 194I में टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि जब लमसम में हम पेमेंट करते हैं लीज का, तो वो एक मतलब रेंटल इनकम नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये वन टाइम पेमेंट होता है। जब लीज का पेमेंट पर मंथ या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में होगा तब उसमें टीडीएस कटेगा। तो दोस्तों ये 4 केसेस में सेक्शन 194 एप्लीकेबल नहीं है, और इसकी जानकारी हमें लगता है कि सभी को होना चाहिए।